सभी साथियों को इसरार अजल का नमस्कार। साथियों, आज हम जो इस वीडियो सीरीज का ये भाग 5 है, इसमें चेक डिजाइनर के बारे में फिर से आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने चेक जारी किया और जिस व्यक्ति के पक्ष में जारी किया उसने बैंक में चेक लगाया और चेक खारिज हो गया, डिसऑनर हो गया, अनादृत हो गया। हिंदी में अनादृत कहते हैं, इंग्लिश में डिसऑनर बोलते हैं, बैंक द्वारा अस्वीकार करना। तब संबंधित व्यक्ति जिसके पक्ष में चेक जारी किया तो उसको न्यायालय में मुकदमा करना होता है। तो पहले तो 15 दिन की नोटिस दे, 15 दिन इंतजार करें, उसका स्टेटस रिपोर्ट कंप्यूटर से निकलवा ले कि क्या पहुंची नहीं पहुंची, प्राप्त हुई नहीं प्राप्त हुई। उसके बाद में 30 दिनों के भीतर न्यायालय में, सक्षम न्यायालय में मुकदमा करना होता है। एक अधिवक्ता के माध्यम से आपको अपना मुकदमा उस व्यक्ति को प्रस्तुत करना होता है, आवेदन पत्र देना होता है। इससे पूर्व का जो वीडियो भाग 4 है उसमें हमने बताया कि कौन कौन से प्रपत्र आपको चाहिए उसमें मुकदमा करने के लिए। पहला कि मूल चेक चाहिए, मूल बैंक स्लिप चाहिए जिसने चेक डिसऑनर की आपको सूचना दी थी, और आपका ऑफिस कॉपी चाहिए नोटिस की, और मूल डाक रसीद चाहिए, और एक्नॉलेजमेंट चाहिए, नोटिस की कॉपी चाहिए, और कंप्लेंट का सब एफिडेविट चाहिए। ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। अब ये सारी चीज़ें आपने अपने वकील साहब को दे दिया, वकील साहब ने उसको ले लिया अपने अधिवक्ता के माध्यम, और अधिवक्ता आप इसमें आपके अधिवक्ता साहब क्या करेंगे, किस सेक्शन में मुकदमा दायर करेंगे। मुख्यतः ये मुकदमा किसी भी जिला न्यायालय में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या उस जिला न्यायालय में जो भी एसीजीएम होंगे, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होंगे, उनके यहाँ ये मुकदमा दायर किया जा सकेगा। एनआई एक्ट का मुकदमा 190 यानी 190 सीआरपीसी 190 सीआरपीसी के तहत दायर किया जाता है, यानी कंप्लेंट 190 सीआरपीसी के तहत दायर किया जाता है। और जो प्रेयर होती है उस प्रेयर में ये लिखा जाता है कि हम धारा 138 के तहत जो है हमको इसका लाभ दिया जाए। धारा 138 के तहत जो हमारी चेक डिसऑनर हुई है उसका पैसा हमें दिलाया जाए, उसके दुगनी रकम दिलाई जाए, और उसमें मैं इंटरेस्ट दिया जाए, और जो भी अभियुक्त गलती किया उसको कारावास दिया जाए, सजा दिया जाए, इत्यादि बातें उसको जो है प्रेयर में कहनी होती है। तो ये भी अधिवक्ता के माध्यम साथियों होता है। आप अपने अधिवक्ता सारे पेपर दीजिए, लेकिन एक अधिवक्ता जो है 190 सीआरपीसी 190 सीआरपीसी के तहत आपका मुकदमा न्यायालय में दायर करेगा, सक्षम न्यायालय में दायर करेगा। सक्षम न्यायालय कौन सा होगा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा। उसकी सहायता के लिए हर जिला न्यायालय में एसीजीएम होते हैं, यानी एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं, उनके यहाँ दायर होगा। और ये जनरली पीएस वाइज, पुलिस स्टेशन वाइज होता है, थाना वाइज होता है, कौन थाने क्षेत्र का क्या मामला है, उस थाने बटे होते हैं, उस हिसाब से दायर करना होता है। तो 190 सीआरपीसी में मुकदमा कंप्लेंट आपका दायर होगा चेक डिसऑनर होने का, और सारी बातें उसमें लिख दी जाएंगी कि कब कब चेक जारी की गई, कब डिसऑनर हुई है, और कब जो है बैंक द्वारा उसको खारिज किया गया, कब उसको जानकारी हुई, सारी बातें, कब नोटिस दिया, 15 दिन की दिया नहीं दिया, और 30 दिनों के भीतर मुकदमा हो रहा है। और अंत में प्रेयर जो होगी उसमें लिखा जाता है कि माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि परक्राम में लिखित अधिनियम यानी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत जो अभियुक्त व्यक्ति है जिसने चेक जारी किया है उसको न्यायालय में तलब किया जावे, और जो चेक में उल्लिखित राशि थी उसको उल्लिखित राशि चेक की राशि को मैं हर जाने के मैं अर्थदंड से या दुगुने अर्थदंड से या चौगुने अर्थदंड से दंडित करने की कृपा की जावे, ये होता है। अब उसमें आता है कि साथ में साक्षियों की सूची साथियों देनी होती है। तो पहला जो साक्षी होता है वो परिवादी स्वयं होता है, यानी कंप्लेनेंट स्वयं होता है। जिस व्यक्ति के चेक पक्ष में चेक जारी किया गया था, जो व्यक्ति मुकदमा कर रहा है, जिसका चेक डिसऑनर हुआ है, वही परिवादी होता है, वही कंप्लेनेंट होता है। परिवादी हिंदी में परिवादी कहते हैं, अंग्रेजी में कंप्लेनेंट कहते हैं, कई लोग उसे अभियोगी भी कहते हैं। तो ये सब उसी के नाम होते हैं। प्रार्थना पत्र प्रदानकर्ता भी उसे कहते हैं, ये सारे नाम उसी के होते हैं। तो परिवादी का स्वयं का साक्ष्य उसमें सूची में साक्ष्य सूची जो दाखिल करनी उसमें नंबर 1 पर परिवादी स्वयं होता है। नंबर 2 पे शाखा प्रबंधक, जिस बैंक में चेक लगाई गई थी, वो चेक ने जिस बैंक ने उस चेक को खारिज किया है, उस नंबर 2 पे उस शाखा प्रबंधक
और बैंक शाखा नाम सहित उसका नाम होता है। और इसके साथ जो है आपके बस 2 ही लोग होते हैं, तीसरा आदमी आप एक आधार दे सकते हैं जो उसने बैंक स्लिप जारी किया है, कोई बाबू या क्लर्क है, उसका भी नाम आप दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं और सारे जो पेपर्स हैं वो सारे पेपर प्रस्तुत करते हैं न्यायालय में, तो न्यायालय उस पर संज्ञान लेता है और जो अभियुक्त होता है उसको नोटिस जारी करता है, समन जारी करता है, तो अभियुक्त जो न्यायालय में आएगा, दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात जो है इसमें निर्णय हो जाता है। 90 से 95% मामलों में अभियुक्त को दंड देना होता है, चेक की राशि देनी होती है, जुर्माना सहित देना पड़ता है, यही प्रावधान है। अधिकतर मामले में सुलह हो जाती है, नहीं सुलह होती तो निश्चित तौर से जिसने चेक जारी किया है उसके जो है अर्दन से भुगतना पड़ता है, उसको चेक की पूरी रकम देनी पड़ती है, मैं ब्याज सहित देनी पड़ती है। यही न्यायालय फैसला देते हैं। साथियों, वीडियो बनाने का मकसद आपको कानूनी जानकारी देना है, इसलिए चेक देते समय बहुत सावधान रहें। जब चेक दें तो चेक के जिस खाते की चेक हो उसमें पर्याप्त मात्रा में पैसा होना चाहिए। जितने महीनों की चेक है उतने महीने के दौरान उस खाते में पैसा बना होना चाहिए। ये नहीं कि आपने जब पता नहीं चेक लगाने वाला कब चेक लगा दे, आपने आज पैसा दिया, 10 दिन बाद आपने पैसा खाते से निकाल लिया, चेक लगाने वाला 1 महीने 2 महीने बाद लगा रहा है, तो पता लगेगा कि जो है आपके खाते में पैसा नहीं पाया गया। और जैसे ही बैंक में उस खाते में पैसा नहीं होता है, बैंक जो है उसको चेक को डिसऑनर घोषित करती है, इंडोर्समेंट कर देती है, अनादृत कर देती है और एक स्लिप जो है चेक लगाने वाले के पास भेज देती है और बैंक जो है चेक जो है डिसऑनर माना जाता है और इसी के साथ जो है मुसीबत की प्रक्रिया चालू हो जाती है चेक जारी करने वाले के पक्ष में। इसलिए सावधानीपूर्वक चेक जारी करें, जब भी चेक जारी करें खाते पर्याप्त मात्रा में पैसा होना चाहिए। बहुत आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल का नाम तर्कशील समाधान चैनल है। आप सभी साथियों का शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको कानूनी जानकारी मिलती रहे। जय राष्ट्र, जय भारत, जय संविधान।